बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मेरे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें अमेरिकन सियासत और पाकिस्तानी सियासत जो है वो ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र है कि इसके ऊपर हम बात करेंगे। साजिद साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप? तो थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, थैंक यू शाज़िया। साजिद साहब, पाकिस्तान के हालात आपके सामने है। मईशत डूबती जा रही है। हर दूसरे दिन अपोजिशन की तरफ से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमसायों के साथ जो ताल्लुकात है वो भी तशवीशनाक हद तक जा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर मुसलसल जो है वो कशीदगी देखने में आती है। अभी पाक अफगान बॉर्डर पर बढ़ते फायरिंग के वाकयात पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अफगान हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इन वाकयात को रोकने की कोशिश करें। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? शाज़िया, तालिबान देखें, तालिबान और खासकर टीटीपी, ये सब आपके हाथों के बनाए हुए सारे सनम है। ये आज आप पे अटैक कर रहे हैं। जो आपने वो कहते हैं दांतों से गिरें खोलनी पड़ रही हैं आपको। अफसोसनाक बात है। मैं पूरी इसके बारे में तफसील बताऊंगा, और आज आपके ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी इसकी बात की। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि वहां पे बाढ़ टूटी हुई थी और उस बाढ़ को रिपेयर किया जा रहा था तो दूसरी साइड से, क्योंकि वो आपकी इस बाढ़ को या इस सरहद को वो एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अगले दिन अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जो नया नक्शा है अफगानिस्तान का उसको रिलीज किया है, तो उसका उस नक्शे में अफगानिस्तान अटक तक दिखाया गया है। अगर देखा जाए इस वक्त, आप अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप से अगर तरक्की करके बढ़ सकें पाकिस्तान की सरहदों तक, तो एक साइड पे इंडिया का नक्शा जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गुजरात तक है, जेलम तक है, गिलगित बिल्तिस्तान सारा उनका है, और दूसरी साइड पे अटक तक का अफगानिस्तान वो क्लेम कर रहे हैं तालिबान। दरमियान में क्या बचा? रावलपिंडी शहर बचेगा आपके पास, अगर आपने अकल के नाखून ना लिए, अगर आपने ये ड्रामा जो है, ये डीजे बट की जान ना छोड़ी, तो आपका जो इंजाम है वो बड़ा इबरतनाक नजर आ रहा है। अब मैं बताना चाहूंगा कि बॉर्डर पे जो आपकी फेंसिंग थी, फेंस लगी थी, उसको रिपेयर कर रहे थे, तो वहां से कशीदगी शुरू हुई। उन्होंने अटैक किया, आपके सिविलियन मारे उन्होंने, आपके सिविलियन 7 मर चुके हैं अब तक, और 6 की पहले बात की जा रही थी लेकिन 7 हैं वो। उसके बाद इन्होंने रिटेलिएशन की, इन्होंने पाकिस्तानी साइड से उनकी चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया, और उनके भी सुना है कुछ लोग जो है वो मारे गए हैं। दुख की बात यह है कि आप उनको कहते हैं कि उनकी बॉर्डर कंट्रोल फोर्स, उनकी मुझे तो समझ नहीं आती है कौन सी फोर्स के बारे में इन्होंने बात कर रहे हैं जिन्होंने अटैक इनके ऊपर किया है। वो पिकअप ट्रकों पे सिविलियन फिर रहे होते हैं, इन्हीं की बंदूकें लेके फिर रहे होते हैं, जो अमेरिकन छोड़ के गए असला उसको लेके फिर रहे होते हैं। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास कोई दूसरा मैकेनिज्म है अपने फौजियों को ट्रेन करने के लिए। और आपने आज तक इस मुल्क का सबसे ज्यादा बजट जो है आप लेकर जाते हैं, और हमें बताया जाता है कि आपका जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी आपकी पहले नंबर पर है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो मुसाद से भी ज्यादा ताकतवर हैं। तो दूसरी साइड पर पठान पिकअप ट्रकों पे फिर रहे हैं, ना उनकी ट्रेनिंग है, ना जूते हैं, ना यूनिफॉर्म है। जब दिल होता है आपके बंदे मार कर वो वापस चले जाते हैं। पता नहीं आपका ध्यान डिफेंस के प्लाटों से, डीएचए के प्लाटों से, लंदन की प्रॉपर्टी से कब छूटेगा, तो आप तवज्जो दें। मैं दुख के साथ कहूंगा, मैं कहना तो नहीं चाहता, बाजवा साहब ने जिस तरीके से 6 साल पॉलिटिक्स की है, सियासत को उन्होंने कंट्रोल किया है, काश कभी बॉर्डर्स पे तवज्जो देते तो इस तरह के हालात ना होते। आपने जाके काबुल में चाय पी, आपके असेंबली में तकरीरें हुई कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी, आपने ये फरमाया कि वो हमें अब कश्मीर लेकर देंगे, आपने जश्न मनाए, इस्लामाबाद के अंदर आपने झंडे उनके लगाए, और आज वो आपको अंदर घुस घुस के मार रहे हैं। और आप इस तरह हैं कि चादर लेकर चारपाई के नीचे घुस के, इस तरह नहीं होगा। आपको देखना चाहिए कि फ्यूचर क्या है। 6 लाख फौज है, और खुदा के लिए कभी सोचें, कभी सोचने की कोशिश करें। यू आर एटॉमिक पावर, बिहेव लाइक वन। और अगर इसी तरीके से ये जो ग्रुप है, मैं उनको फौज उनको नहीं मानूंगा, तालिबान को, ये ग्रुप है, आपके बनाए हुए ग्रुप हैं, आपके ट्रेन शुदा ग्रुप हैं ये सारे। अगर आपने इनको सख्ती के साथ डील ना किया तो जरा सोचें। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से काबुल से ज्यादा अफगानी इस वक्त कराची में बैठे हैं, और वो टीटीपी जिनके बारे में आप टीटीपी कहते हैं, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शहर के अंदर मौजूद है।
उनके स्लीपर सेल हर शहर के अंदर मौजूद है। आपने इनको डील ना किया तो फिर वो मेरा मकसद है कि आप मुआशी तौर पे आप बात करने से मैं अभी थोड़ी देर पर मुआशत पे भी बताता हूँ कि आपके मुआशी हालात क्या हैं। लेकिन अफसोसनाक बात है कि 2 बॉर्डर हैं आपके और दोनों आपके हाथ से निकल जा रहे हैं, दोनों तरफ से आपको धमकियां दी जा रही हैं और आपका हर एंकर जो है वो यहां पर बैठकर सिर्फ परवेज लाई और मुनस लाई को डिस्कस कर रहा है कि पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप किसको दी जाएगी। आपके अमीरुल मोमिनीन ने कल खिताब फरमा दिया, उन्होंने कहा मेरी घड़ी मेरी मर्जी। साथ ही उन्होंने कह दिया कि मैं नए आर्मी चीफ से भी नाउमीद हूं क्योंकि अभी तक उनसे चेंज नहीं नजर नहीं आई, वही पॉलिसी आगे चल रही है। फिर उन्होंने साथ स्टेटमेंट छोड़ दी कि अगर वो हाफिज कुरान है तो अमन बिल मारूफ की तरफ आ जाए, फिर पीटीआई ज्वाइन कर लें। तो खान साहब ये वही आर्मी चीफ है जिसको आपने अपने आईएसआई से निकाला था। आज आप कह रहे हैं आपको उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, आपको बहुत कुछ है। आपके अपने अमाल ठीक नहीं है, आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। अब देखने वाले अगर कोई आंखों वाला हो और कानों वाला हो तो आपकी 3.5 साल की हिस्ट्री उनके पास मौजूद है पाकिस्तान में। आपकी गोगियां, आपके घड़ियां, आपके सारे जो ड्रामे इस वक्त, आपने आते ही सबसे पहले जो वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची थी और वो जो गाड़ियां बेची थी, और उसके बाद आज आप हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते और हुकूमत पंजाब का जो पैसा आप बेदरेग आप लगा रहे हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। खान साहब प्लीज ये इसके लिए सोचें, आप अपने मुल्क को धोखा दे रहे हैं, आप इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल शदीद अबतरी का शिकार है। देख रहे हैं कि हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई मुआशी लाहे अमल मौजूद नहीं है। आप क्या समझते हैं किन इकदाम की जरूरत है इस वक्त हंगामी तौर पर? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपके मुआशी हालात हैं क्या। इस वक्त आप इस्लामाबाद या कराची या किसी बड़े शहर में डिस्प्रिन की गोलियां लेने जाएं तो उन्होंने उसकी राशनिंग शुरू कर दी है। एक कस्टमर को सिर्फ एक पता दिया जाता है। दूसरे आपकी हालात बताना चाहूंगा, आपके पास $25 मिलियन गूगल को देने के लिए नहीं है। इस वक्त आपका 417 कंटेनर सब्जियों का कराची एयरपोर्ट के ऊपर सड़ रहा है क्योंकि आपके पास $5.4 मिलियन उनको देने के लिए नहीं है। फॉरेन एयरलाइंस का ऑपरेशन जो पाकिस्तान में इतिहाद और एमिरेट्स आती हैं, ब्रिटिश एयरवेज आती है, $225 मिलियन आपने उनका दबा लिया है। ये आपके मुआशी हालात हैं। $6.7 बिलियन आपके रिजर्व हैं, वो आपके नहीं है, वो बिलोंग करते हैं चाइना और सऊदी अरेबिया से। ये आपके मुआशी हालात हैं। लेकिन दर हकीकत मैं आज आपको बताना ये चाहूंगा कि आप कहती लाहे अमल, इस वक्त जो भी आपकी रूलिंग एलीट है, जिसमें आपकी ये सारे असेंबलियों वाले और सारे यूनिफॉर्मों वाले और सारे जो लूटने की सलाहियत रखते हैं, उनके किसी के माथे पे कोई बल नहीं है। वो बिल्कुल बेफिक्र हैं। उनके लग रहा है अकाउंट फुल है, उनकी आमदनें डॉलर और पाउंडों में वो जो है उनकी इनकम वो चल रही है। लेकिन जो लोग खुले आसमान के नीचे सैलाब ज़दगान बैठे हैं वो, और जो मुलाजम पेशा लोकल छोटे स्मॉल बिजनेसमैन हैं, वो उजड़ रहे हैं, वो गरीब हो रहे हैं, गरीब से गरीब तरीन होते जाएंगे। अब आप मुझसे पूछते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। आपको एक मुआशी इमरजेंसी की जरूरत है, लेकिन वो लगाएगा कौन? इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? वो वही कर सकता है जिसके बीवी बच्चे मरना जीना पाकिस्तान के अंदर हो। अभी तक आप ऑपरेट हो रहे हैं लंदन से, और जो लंदन वाले हैं वो अब उनके पास पैसे की कमी नहीं है। अब मैं इमरजेंसी जो मुआशी इमरजेंसी के बारे में जो बात कर रहा हूं, उसमें सबसे पहले आपको अपनी जो लग्जरी गुड्स हैं वो बंद करनी होगी, और जो कुछ भी इंपोर्ट हो रहा है सवाए अद्वियात के सारा कुछ बंद करना पड़ेगा आपको। और दूसरे सख्त कवानीन बनाने पड़ेंगे करप्शन के खिलाफ। आपको ये कानून बनाना पड़ेगा कि अगर जो भी साहिब इक्तदार है, चाहे किसी फॉर्म और शेप में है, उसके डुअल सिटीजनशिप या चाहे ग्रीन कार्ड उसका नहीं होना चाहिए। उसके बीवी बच्चों का पाकिस्तान में होना जरूरी है, और उसका नाम ECL में होना चाहिए। उसका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, और उसको परफॉर्मेंस बेस, यहाँ पे इंटर्म गवर्नमेंट चाहिए आपको, टेक्नोक्रेट्स की, जिनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनके डिपार्टमेंट होने चाहिए, और उनकी मंथली रिपोर्ट शाया होनी चाहिए कि उनका हर महीने में वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। जब तक इस तरह की मुआशी इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, आपके बचने के हालात खराब हैं। आपको एक मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हम बैंकरप्ट नहीं होने वाले, हम डिफॉल्ट नहीं होने वाले। आप प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो चुके हैं, सिर्फ खबर बनना बाकी है, वरना आपके हालात बिल्कुल खराब हैं। लेकिन मैं दुख के साथ कहूंगा
कि जो आपके रूलिंग एलीट है वो बिल्कुल परेशान नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब 13 तारीख को अमेरिका का दौरा करना चाहते हैं, वही अपना वफद लेकर आएंगे और डॉलरों के साथ एंजॉय करके वापस चले जाएंगे। और इसी तरीके से आपके दूसरे भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई किसी को फिक्र नहीं है, परेशानी नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ रुकने वाले हैं। और जिस तरीके से एक जानवर जब कमजोर हो जाता है तो ऊपर जब कौवे और चीलें चक्कर लगाती हैं, बिल्कुल उसी तरह आपके दोनों बॉर्डर के साइड से कौवे और चीलें जो है वो आपके ऊपर चक्कर लगाना शुरू हो चुकी हैं। अब एक तो मैं ये बात जरूर कहूंगा, जब से मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूं, मैं हमेशा ये खबर सुनता था कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब बड़ा हो चुका हूं, अब मैं प्रैक्टिकली नंबर्स जब देखता हूं तो आपके नंबर्स जो है वो बहुत खतरनाक है। साजिद साहब, इस वक्त पंजाब हुकूमत कहाँ खड़ी नजर आ रही है? पंजाब की सियासत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाब देखें, मैं इस वक्त ये तो नहीं कह सकता कि ये सियासी पार्टियां हैं, ये कंपनियां हैं, ये लूटने वाली कंपनियां हैं, क्योंकि इनके अंदर सियासत नहीं है, इनके अंदर इंट्रा इलेक्शन नहीं होते। ये यहाँ पे किसी के नाम के साथ भुट्टो हो, चाहे वो 5 साल का हो या चाहे वो 35 साल का हो, वो आपका लीडर वही होगा। दूसरी पार्टियां हैं, उनको अपने वो एमएनए का टिकट भी नहीं देते अपने रिश्तेदारी से अलावा किसी और। और तीसरी पार्टी है, वो इन दोनों पार्टियों में से जो गंद निकला था उससे तीसरी पार्टी बनी थी। तो ये पार्टियां नहीं, ये कंपनियां हैं, करप्शन की मशीनें हैं ये तीनों मिलके इस वक्त दुख की बात यह है कि वहां पे जिसके 10 सीटें हैं, जिसके 10 एमपीए हैं, वो रूल कर रहा है और आगे भी लगता है वजीर आला वही होगा। अब मैं उसमें बताना ये चाहूंगा कि उनकी वफादारियां एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। वो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर वो नहीं अपना फैसला करते। उन्होंने हर टीवी चैनल पर आके बताया कि हमें बाजवा साहब हमारे फाउंडर हैं, वही हमें बता कर गए थे कि पीटीआई में चले जाएं, वरना है तो बाजवा साहब नहीं, बल्कि ये तीनों कॉरपोरेशंस, तीनों कंपनियां जो हैं, पैदावार तो एस्टेब्लिशमेंट की है। लेकिन इस वक्त जो एक नक्शा बनाया जा रहा है कि मूनस अलाई साहब पीटीआई का साथ देना चाहते हैं, जो उनके वालिद साहब हैं वो अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, और ये देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि जरदारी साहब शुजात हुसैन साहब के जरिए जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं परवेज लाई से, और कई जगह पे खबरें आ चुकी हैं कि ही विल बी द पीडीएम्स चीफ मिनिस्टर, ही विल बी एक्सेप्टेबल फॉर नून लीग एज वेल। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का छोटा बच्चा जो है वो भी आ चुका है, अपने केसेस को फेस कर रहा है, लेकिन डजंट मैटर, यहाँ पे कोई आए कोई जाए, गवर्नमेंट चीजें आपकी अभी भी एजेंसियां चला रही हैं, और आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका सियासत के साथ इसी तरह का रिलेशनशिप है जिस तरह मछली का रिलेशनशिप पानी के साथ होता है। एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम होते हैं, वो एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये सिर्फ एक सियासी हद तक है कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, वरना आपने देखा होगा जब फरवरी में बाजवा साहब ने कहा था कि मैं न्यूट्रल हो चुके हैं हम, उसके बाद भी किस तरीके से वो एक तो अपनी एक्सटेंशन के लिए जोर लगाते रहे, और उसके बाद आखिरी दिन तक, और किस तरीके से वो लोगों को पकड़ पकड़ कर कभी पीटीआई में लेके जाते थे, कभी परवेज लाई के पास लेके जाते थे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा सियासी आर्मी जनरल जो था उसका नाम कमर जावेद बाजवा है। अच्छा, साजिद साहब, भारतीय वजीर जयशंकर साहब का जो हालिया बयान आया है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, जयशंकर साहब, डॉक्टर जयशंकर साहब ने कई बयान दिए हैं। उनके बिलखसूस जो बयान ये जो आया था अभी रिसेंटली कि जब तक टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे हम डायलॉग शुरू नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने अपनी जो रिसेंट सामने आई है चीज, उन्होंने पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया कि हम पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुके हैं, और उसमें कोई शक भी नहीं है। और अगले दिन उसके ऊपर, इसी चीज के ऊपर, हमारे व्हाइट हाउस में जो एक साउथ एशियन उनके एडवाइजर हैं मिस्टर कर्ट, उन्होंने भी उसके ऊपर स्टैंप जो है लगा दी है। और देखें कंपैरिजन आपका क्या है, आपके पास 6.7 बिलियन, वो भी किसी और का है। उनके उनके जो रिजर्व्स हैं 560 बिलियन रिजर्व है उनके, फॉरेन रिजर्व। उनके पास एक शिप कैरियर पहले मौजूद था, अब दूसरे की कंस्ट्रक्शन उन्होंने शुरू कर दी है। और उनके साथ कंपैरिजन, वो अपने आप को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बादशाह समझते हैं, आप अपने आप को दहशतगर्दी का बादशाह समझते हैं। तो ये एक एप्पल टू ऑरेंजेस है कंपैरिजन। तो डॉक्टर जयशंकर साहब का बिल्कुल इसी तरफ उनका फोकस था। आपके वो सार्क में भी नहीं, आप उनकी वजह से आपकी सार्क की मीटिंग भी नहीं हो रही, आपके क्रिकेट में भी वो साथ आपका नहीं दे रहे, बल्कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर रोजाना कोई ना कोई बयान दाग देते हैं। क्योंकि गुजरात में रिसेंट गुजरात में इलेक्शन थे, उन्होंने इलेक्शन जीतने होते हैं,
उसके ऊपर पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए वो एक पाकिस्तान, कश्मीर और मुसलमान आबादी जो भारत में बसने वाले हैं उनके ऊपर वो कैपिटलाइज करते हैं, और ताकि हिंदू मेजॉरिटी है वो बीजेपी को वोट डाल सके। लेकिन इसमें आपकी कमजोरियां हैं, आप इस वक्त बिल्कुल फ्री फॉल पर हैं। सिर्फ मैं समझूंगा अभी तक तो मैं वेट ही कर रहा हूं कि आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान को बचाने के लिए क्या कोशिशें करते हैं। बड़ा नाजुक वक्त है, बड़ा नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। आज मैं जो आपके प्रोग्राम से पहले मैं अल जजीरा पर बैठा था तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब के लिए 5 जिम्मेदारियां, 5 मुश्किलात गिनाई हैं। अल जजीरा के मुताबिक एक अफगानिस्तान बॉर्डर, एक इंडिया के साथ बॉर्डर, आपकी आर्मी की रिप्यूट और उसके बाद अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप को बैलेंस करना। ये आसिम मुनीर साहब के और इकानमी, ये सारे 5-6 मसाइल जो है अल जजीरा ने इसके ऊपर बड़ी तफसील से लिखा है। इट्स अ टफ चैलेंज, लेकिन मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि सब चीज़ों के साथ सख्ती के साथ डील करें, क्योंकि ये जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी बॉर्डर पे बल्कि इंटरनली ये आपको अब्यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव टेस्ट द वाटर्स, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो अब आपके गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। यू हैव टू स्टेप अप एंड सेव पाकिस्तान। अच्छा साजिद साहब, अमेरिकी सियासत की क्या सूरत हाल है? आइंदा दिनों में आप अमेरिका में किस किस्म की सियासत देखते हैं? देखें, रिसेंटली जो यहाँ पे जॉर्जिया एक रियासत है, वहां पे इलेक्शन था सेनेट का, और उसमें रिपब्लिकन हार चुके हैं। अब इस हार में 2 सेनेटर्स जो थे वो पिक थे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किए थे, डॉक्टर आज इन पेंसिल्वेनिया, और जॉर्जिया के अंदर फुटबॉल प्लेयर थे, वो दोनों पिक किए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। इन दोनों को डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब की शिकस्त तस्लीम किया जा रहा है, समझा जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी उसके बाद रिवोल्ट पर है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ बातें हो रही हैं कि ये इनकी वजह से जो बॉर्डर लाइन वोटर होते हैं, जो स्विंग वोटर होते हैं, जो न्यूट्रल वोटर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट नहीं दे रहे। हालांकि इस वक्त अमेरिका इज गोइंग थ्रू मेजर क्राइसिस इकोनॉमिकल है, महंगाई बहुत ज्यादा है, ओपन बॉर्डर है, ओपन ड्रग मार्केट्स हैं, क्राइम बढ़ रहा है, कत्लो गारत का जो है इस वक्त सामान हर जगह पे हो रहा है, या हर शहर जो है वो बैरूत बन चुका है। लेकिन ये कि जो स्विंग वोटर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से डरते हुए रिपब्लिकन एजेंडे को सपोर्ट नहीं कर रहे, और यही बात इस वक्त जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको डिस्कस कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट करने से रिपब्लिकन पार्टी का क्या नुकसान हो रहा है। तो आप देखते हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो 3 किस्म की मुश्किलात फेस कर रहे हैं, ना सिर्फ हुकूमत और डेमोक्रेट पार्टी उनके खिलाफ है, बल्कि इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी भी उनसे दूरियां अख्तियार करती जा रही है। फॉक्स चैनल जो कि हमेशा रिपब्लिकन को सपोर्ट करता था डोनाल्ड ट्रंप साहब को, और लग रहा है कि उन्होंने अपनी सपोर्ट जो है वो वापस खींच ली है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज फेसिंग लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। अब देखें रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट 2024 में कौन बनता है। अभी उसके लिए 1.5 साल बाकी है, और 1.5 साल सियासत के अंदर बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है। इसमें कई चीजें हो सकती हैं, कोई स्कैंडल निकल सकते हैं, कोई और मसाइल आ सकते हैं, लेकिन अमेरिका इटसेल्फ इज गोइंग थ्रू इंटरनल इंतशार का शिकार है, डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। यूक्रेन के अंदर आप देख रहे हैं उनके हालात कितने खराब हैं। अमेरिका के अंदर लोग अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अमेरिका ने $100 बिलियन यूक्रेन को दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि हम इन्हें अपने मुल्क के अंदर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की फिलॉसफी थी, इनको अमेरिका के अंदर अपने मेडिकेयर और अपने मंसूबों को, अपनी सड़कों को ठीक करना चाहिए था, बजाय कि $100 बिलियन इन्होंने यूक्रेन को दे दिया है। और यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि यूक्रेनियन they were famous before the Ukrainian war, they were famous in the world for corruption। तो इस तरह के यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी मसाइल मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज इन हॉट वाटर्स राइट नाउ। आने वाला वक्त बताएगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छा साजिद साहब, शुरू में हमने बात की सैलाब मुतासरीन के हवाले से, आपने निशानदेही भी की। आप क्या समझते हैं, टेलीथॉन की गई, बैरूनी इमदाद के हवाले से भी हर जगह पर बात की गई, लेकिन जो सैलाब मुतासरीन है वो इंतहाई कसम पुरसी की हालत में इस वक्त मौजूद है। मौसम चेंज हो चुका है, इंतहाई ठंड हो चुकी है, खासतौर पर बलाई इलाके जो हैं वहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, लेकिन जो मुतासरीन है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत की तरफ से भी किसी किस्म की कोई उनकी मदद जो है वो सामने नहीं आ रही है, और वो अपनी मदद आपके तहत अपने घरों को भी बना रहे हैं और अपनी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी भी जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके हवाले से आपकी क्या राय है? इसके बारे में मुझे अफसोस ये है कि ना सिर्फ हुकूमत
इमरान खान साहब बल्कि आम पाकिस्तानी अवाम ने अपने सैलाब ज़दगान को भुला दिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, आपने देखा है कि कोई टीवी चैनल, कोई एंकर जो है उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हो? मेरा जवाब उसमें ज़ीरो है। मैंने उनको नहीं, मैं उनको, उनकी आवाज़, उनकी चीखें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। अब उसमें ये पूछना चाहूँगा कि आप आज सैलाब ज़दगान की बात कर रही हैं, मुझे ये बताएं ज़लज़ला ज़दगान के उनके साथ क्या था? आज तक किसी ने बताया है, हुकूमती किसी ओहदेदार ने बताया है जो बाहर से पैसा गया था सैलाब ज़दगान के लिए, वो कहाँ गया है? कभी आज तक, आप बात कर रही थी टेलीथॉन की, टेलीथॉन के जो पैसे हैं वो कहाँ गए हैं? कभी आज तक किसी हुकूमती ओहदेदार ने बताया हो कि डैम्स के लिए जो पैसा इकट्ठा किया था वो कहाँ पहुंचा है? लेकिन ये आपके इन चीजों के रस्मो रवाज ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है, लंदन और दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टियां हैं वो किन चीजों से बन रही हैं? वो इन्हीं चीजों से बन रही है। वो कोविड के पैसे आए तो वो खा लिए जाते हैं। आज आप कहते हैं कि सऊदीया इज द ओनली कंट्री जो रेस्क्यू करेगा आपको। ये क्या आपके पास गारंटी है जो सऊदी अरेबिया से पैसा आएगा वो आपके असली जगह पे पहुंच सकेगा? हो सकता है वहां से पैसा चले सीधा लंदन चला जाए, क्योंकि इस वक्त जो आपके जो रूलिंग एलीट है उनको भी पैसों की बहुत जरूरत है। उनके भी कई प्रोजेक्ट, उनकी कोठियां, जो उनके घर जो है लंदन में, उनकी मुरम्मत होने वाली है। उन्होंने बच्चों को जैकेटें लेकर देनी सर्दियों की, बच्चों की ट्यूशन फीसें देनी है, तो आपको जरूरत बहुत है। रवाज ही नहीं है आपका कि अकाउंटेबिलिटी। मैं अगले दिन मेरे एक जगह पे मैंने खबर पढ़ी कि सिंध के अंदर जमीन खरीदने के लिए एक डिप्टी कमिश्नर, जो कि कोई इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है, यंग डिप्टी कमिश्नर 35 साल का होगा, 2 अरब रुपया लेकर वो भाग गया। उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन उसके बाद वो बड़े आसानी के साथ कहीं भाग गया। एक डिप्टी कमिश्नर अगर 2 अरब रुपया लेके भाग सकता है, तो आप अपने मुल्क के अंदर करप्शन का को स्टैंडर्ड देखें कि लोग जो सही साहिब इख्तियार हैं, जिनके पास, जिनके कलम या सिग्नेचर के अंदर पावर है, वो किस तरीके से करप्शन कर रहे होंगे। इस वक्त मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, आप हर मसले में से बच जाएंगे। आप कोविड से, हर चीज, सैलाब से भी शायद बच जाए, लेकिन जो करप्शन है उससे नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आपने शराफत प्रमोट करना अपनी सोसाइटी से छोड़ दिया है। अच्छा साजिद साहब, एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। अभी रिसेंटली मुराद सईद साहब ने सदर मुमलिकत को एक खत लिखा है कि मेरी जान को खतरा है। उन्होंने साथ में निशानदही भी की है कि अरशद शरीफ ने भी आपको खत लिखा था, उन्होंने भी इस किस्म के खदशात का इजहार किया था। तो मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और मुझे जो है वो अननोन अफराद जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने मुराद सईद साहब के लेटर के बारे में नहीं पढ़ा, बिल्कुल मुझे उसके बारे में फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मुराद सईद इज़ नॉट माय प्रायोरिटी टू बिगिन विद। आई नो दैट कि उन्होंने अपने दौर में क्या किया है। मुझे ये पता है कि वो मवासलात के वजीर थे, और चाइना ने CPEC उनके अंडर आता था, और चाइना ने उनका वीज़ा जो है वो इनकार कर दिया था। उनकी परफॉर्मेंस मेरी नज़र में कोई अच्छी नहीं थी। अब उन्होंने लेटर अगर सदर अलवी साहब को लिखा है, तो मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछा जाए तो इस वक्त 25 करोड़ लोगों की, सबकी जानों को खतरा है पाकिस्तान में अंदर। किसकी जान महफूज है वहां, मुझे तो ये नहीं पता, क्योंकि आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात, आपका अगले दिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपका रिजल्ट निकाला है, उनकी सालाना रिपोर्ट आई है, उसमें जो सबसे ज्यादा करप्शन वाले इदारे हैं उनमें पुलिस और अदलिया है। तो जिस सोसाइटी के अंदर पुलिस और अदलिया इतनी करप्ट होगी, वहां किसकी जान और माल की हिफाजत होगी? ये मेरे समय से बाहर है। मुराद सईद का ये लेटर जो है, मेरे डजंट मेक एनी सेंस। आपकी अदलिया के इस वक्त पूरी दुनिया में अकॉर्डिंग टू द जुडिशरी रिपोर्ट जो है, उसके मुताबिक 139 में से 130 नंबर है, और इस वक्त आपकी जो पुलिस है वो दूसरे और तीसरे नंबर पर चल रही है करप्शन में। तो अगर जिस सोसाइटी के अंदर इतनी करप्शन होगी, वहां पे जान और माल की हिफाजत एक फिक्शन है, एक ख्वाब ही हो सकता है। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके सजेशंस का इंतज़ार रहेगा, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो यकीनन आप साजिद आरर साहब से बात पूछ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पर। फॉलो करना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।